मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिजिक्स बाय सुरजीत सर। मैं सुरजीत शाह भुवनेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी के सामने लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म द्वारा अपवर्ड। क्लास 12th ऑप्टिक्स का जो तीसरा चैप्टर है, आप लोगों ने मिरर पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिए, अब जो रिफ्लेक्शन है वो है आपके लिए प्रिज्म के लिए। क्लियर? तो देखिएगा आपको किस तरीके से प्रिज्म का जो क्वेश्चन है वो टैकल करना है एग्जाम में, क्योंकि 5 मार्क्स में प्रिज्म से जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप लोग को ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए यूट्यूब पर चल रही है। यहाँ पर जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं या जो आने वाले टाइम में आपको पूछे जा सकते हैं, सिर्फ वो क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इन सभी जो यूट्यूब पर मेरे चैनल पर ये वीडियोस हैं इन सबको देखिए। इन्हें जो है कि पूरी की पूरी वीडियो आपको देखना है, पूरा का पूरा मेथड आपको सीखना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो आइए ज्यादा बात न करते हुए आज हम आपको लेके चलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि एक प्रिज्म से अपवर्तन की ओर। ठीक है ना, कि जो प्रिज्म है उस पर प्रकाश का जो अपवर्तन है यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो कैसे होता है, क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आज हम जो प्रिज्म है उसके लिए रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला फाइंड करने जा रहे हैं। यस, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिज्म प्रिज्म क्या है। तो आपको पता है प्रिज्म इज एन होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक अ ग्लास। तो जो प्रिज्म है वो एक समांगी पारदर्शी माध्यम है, जैसा क्या होता है, कांच होता है। क्लियर? अब जो प्रिज्म है सेम उसकी भी कितनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, कितनी अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, दो होते हैं। जैसे ये प्रिज्म यहाँ पर मैंने बना रखा है, तो इसमें देखिए AC आपको नजर आ रहा होगा और एक AB नजर आ रहा होगा। तो जो ये AC और AB है ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि ये अपवर्तक सतह है, अपवर्तक पृष्ठ है। इन दो पृष्ठों पर, इन दो सरफेसेस पर प्रिज्म में लाइट का, राइट रे का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, यस। तो देखिए प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बातें आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्रिज्म है उसकी हमेशा दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। क्लियर? जो दोनों के दोनों एक दूसरे से एक एंगल पर इंक्लाइंड रहते हैं, एक एंगल पर झुके रहते हैं। ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे के साथ एक एंगल पर झुके रहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिस पर ये दोनों AB और ये आपका AC है, जो ये दोनों के दोनों जिस एंगल पर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हैं, झुके हुए हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का अपवर्तक कोण। ठीक है, यस। तो पहला आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी जो प्रोसीजर है वो कैसे हम इसमें आपको समझाएंगे, कैसे रिफ्रैक्शन होता है। क्लियर? मैंने फिगर बना रखा है, लेकिन आपको सिखाने के लिए तो एक बार फिगर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग यहां पर एक प्रिज्म लेंगे, ABC इसको नाम दिया हमने। ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिंग सरफेस है AB और AC, जो दोनों के दोनों एक एंगल पर इंक्लाइंड है, एंगल A, इट मींस एंगल ऑफ प्रिज्म आप जिसे कह रहे हैं। अब देखिए कैसे यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए सबसे पहले एक रे इंसिडेंट होती है प्रिज्म पर, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब यहाँ पर जैसे ये इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, विरल माध्यम, सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। क्लियर? विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो आपको एक नॉर्मल भी यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। ये आपने एक नॉर्मल यहाँ पर बनाया, ठीक है, जिसको हम अभिलंब कहते हैं। यस, तो देखिए जब ये इंसिडेंट रे, ये आपतित किरण इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस अपवर्तक पृष्ठ पर जाएगी, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, तो ये बेंड हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है यहाँ पर आकर ये इसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन क्या था। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, इसने ऐसे जाना था इधर भी, देखिए ये इसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन ऐसे निकलना था, लेकिन ऐसे ना निकलकर क्या हो गई, बेंड हो गई, क्योंकि इसका क्या हो गया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो जो ये रे आपको नजर आ रही है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग रे। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टिंग रे, अपवर्तित किरण। अब देखिए जो ये रे है ये वापस एक इंटरफेस पर जा रही है, एक सरफेस पर जा रही है, यहाँ पर AB।
ये AB भी खुद में क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यानी कि फिर से यहाँ पर लाइट रे का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन जो अब रिफ्रैक्शन होगा वो डेंसर मीडियम से कहाँ होगा, रेयर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, दूर। तो वहां पर भी आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब देखिए ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये टुवर्ड्स टू नॉर्मल नहीं बल्कि अवे टू नॉर्मल जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी इस तरीके से, क्लियर। तो देखिए जैसे ये नॉर्मल से दूर जाएगी यहाँ पर, तो ये बाहर जो लास्ट रे निकली है तो इसको कहते हैं इमर्जेंट रे या रे ऑफ इमर्जेंट, क्लियर। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है जिसका रिफ्लेक्शन इस वाली सरफेस से हुआ और आपको एक रिफ्रैक्टेड रे फाइंड की, क्लियर। अब जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो जाएगी, आपतित किरण हो जाएगी। अब इस रे का, इस किरण का वापस से इस AB पृष्ठ पर, इस AB सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। तो जब डेंसर से रेयर में रे आती है तो फिर उसका रिफ्रैक्शन होता है और वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल नहीं, अवे टू नॉर्मल जाती है, यानी कि अभिलंब से दूर, नॉर्मल से दूर जाती है, तो ये नॉर्मल से दूर चले जाएगी, क्लियर। तो फाइनली लास्ट में ये रे यहाँ से बाहर निकल रही है, इमर्जेंट हो रही है, तो इसलिए इसको इमर्जेंट रे कहते हैं, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या आप लोग को लेना है, देखिए यहाँ पर एक सबसे मेन चीज होती है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अगर आप जो आपकी इंसिडेंट रे है ये PQ आपकी सपोज इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे को अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे इस तरीके से, ये आपका इमर्जेंट रे है RS, इस RS को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हो इस तरीके से, क्लियर। तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, ये एक दूसरे को कट करता है, तो इस पॉइंट पर एक एंगल हमें मिलता है, ये इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, जब इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है और जब आपका इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता है, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट होकर एक एंगल क्रिएट करती है उसी एंगल को कहता है एंगल ऑफ डेविएशन। आगे बात समझ में, यस इंपॉर्टेंट है ये एंगल ऑफ डेविएशन, तो इसलिए आपको याद रखना है। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद देखिए वही रिफ्लेक्टिंग फॉर्मूला निकालना है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिंग एंगल हमें पता होना चाहिए। तो देखिए कैसे आप लोग बनाएंगे, तो देखिए ये है नॉर्मल और ये है आपका इंसिडेंट रे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्लियर। ये है आपका रिफ्रैक्टिंग रे और ये है आपका नॉर्मल, तो रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, क्लियर। सेम यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिंग रे है और ये नॉर्मल है, तो इसको भी आप R कह सकते हैं, R डैश, क्लियर। और यहाँ ये इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है, इनके बीच भी एक एंगल बनेगा जिसको आप क्या कह सकते हैं, I डैश, एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो ये रे है, ये रे इस वाली सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम कर रही है, क्लियर। तो इस R डैश को आप रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं बोलेंगे, ये R डैश भी क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि इस वाली सरफेस के लिए तो ये रे इंसिडेंट रे है ना, जो ये रे है ये इस सरफेस के लिए रिफ्रैक्टिंग है, लेकिन इस सरफेस के लिए इंसिडेंट है, तो इस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंसी हम कहेंगे, तो R डैश से इसको दिखाना है, क्लियर। अब जो ये फाइनली रे बाहर निकली इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी उसको कहेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसका कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये हाईएस्ट मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो डेरिवेशन आप तभी कर पाओगे जब आप इनका फिगर कंस्ट्रक्ट करोगे, तो फिगर आपको बहुत अच्छे तरीके से इनका क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। बिना फिगर के आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे यहाँ, तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा मेन फिगर है उस मेन फिगर में हम इन सब एंगलों के नाम देते हैं एक बार वापस से। तो देखिए ये n आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस I, क्लियर। ये आपका रिफ्रैक्टिंग रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका वापस से नॉर्मल है और ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे हो गई ये वाली, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच फिर से एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन हम इसे R डैश से यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर।
अब ये जो फाइनली यहाँ पर लास्ट रिफ्लेक्शन हुआ आपका, तो इसको इमर्जेंट रे आपने कहा, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच फिर से एक एंगल बनता है जिसको हम आई डैश कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर, ये आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एंगल ऑफ डेविएशन समझाया, जिसमें मैंने आपको कहा कि जो आपका इंसिडेंट रे है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कीजिए, जो इमर्जेंट रे है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कीजिए। तो जहां पर वो इंटरसेक्ट होकर के एंगल बनाएंगे, ये इस डेल्टा को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, वो डेल्टा हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। इसी तरीके से ये दोनों नॉर्मल इस ई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, एंगल ई। क्लियर, तो ये आपका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा किसका, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का। ठीक है ना, यस। अब देखिए इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, इसके लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। 2020 के बोर्ड एग्जाम में शायद से 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसके लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है, तो आपको कैसे वो फॉर्मूला निकालना है वो हम आपको ड्राइव करके दिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपको दिख रहा है जो P है ये Q है और ये M, तो P Q M इनके बीच बन रहा है I। तो जो आपका एंगल P Q M है उसको आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस I। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए ये है आपका E Q R, जिस पर एंगल बनता है उसे बीच में पढ़ना है, तो ये R यहाँ पर Q पर बन रहा है, तो E Q R, तो एंगल E Q R हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि R। क्लियर, अब दो बातें मैंने आपको बताई, आपको सॉल्व करने के लिए तो I और R ही चाहिए, क्योंकि हमको रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला प्रूव करना है, यानी कि स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है। जब भी रिफ्रैक्शन की बात आती है तो किसका नाम आता है, स्नेल्स लॉ। इट मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। क्लियर, तो वही तो हमें प्रूव करना है यहाँ पर। आ गई बात समझ में, यस। तो I और R हमने ले लिए, अब आपको पता R डैश क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I डैश क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्लियर, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप ये I और R को ले लें तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद रखनी है, जैसे मैंने डेविएशन समझाया आपको। ठीक है, तो डेविएशन का मतलब इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस और आपका इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस, जहां पर वो एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर, लेकिन देखिए डेविएशन, अब आपको पता है लाइट रे पढ़ रहे हैं प्रिज्म के लिए, तो आप लोगों ने डिस्पर्जन पढ़ा होगा जिसमें विबग्योर का प्रोसीजर होता है, वहां हम कहते हैं कि सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होता है, सबसे ज्यादा डेविएशन वॉयलेट कलर का होता है। क्लियर, तो वो सब इसी एंगल के बारे में तो बात होती है, जो एंगल ऑफ डेविएशन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो प्रिज्म की एक कंडीशन होती है मिनिमम डेविएशन। ठीक है, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन का मतलब होता है कि जब जो इमर्जेंट रे है ये अपने मिनिमम कम से कम झुकाव पर रहे, कम से कम विचलन पर रहे। क्लियर, यानी कि जिसके लिए ये आई वाला एंगल उस आई डैश के क्या बराबर हो। ठीक है, तो जब भी मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं तो याद रखिएगा मेरे स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। जितने एंगल पर यहां से अंदर जाएगी उतने एंगल पर यहां से क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। क्लियर, तो I I डैश के बराबर होता है और R R डैश के बराबर होता है, ये दो बातें याद रखिएगा मिनिमम डेविएशन। क्लियर, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो ये रिफ्रैक्टिंग रे है आपका, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये QR जिसे नाम दिया हमने, ये QR हमेशा इस BC के क्या रहती है, पैरेलल, इस प्रिज्म के बेस के क्या रहती है, पैरेलल। ये दो कंडीशन हमेशा याद रखिएगा। ठीक है ना, यस। तो आइए बात करते हैं प्रिज्म के रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले की। तो किस तरीके से हम करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा होगा DQR, ये इस तरीके से बना है, ये आपका D है यहाँ पर, ये आपका Q है और यहाँ पर आपका सॉरी ये आपका D है इधर, ये Q है इधर और ये आपका R, DQR। क्लियर, तो इस DQR में देखिए एक एंगल यहाँ पर बन रहा है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, वहीं से तो ये डेविएशन स्टार्ट होता है। क्लियर, तो जो ये एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो आप जानते ही हैं कि ये डेल्टा इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कितनी बार कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है।
यानी कि जो ये डेल्टा है वो इस ट्रायंगल के इंटीरियर, तो ये इंटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि डेल्टा अगर हमें निकालना है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस फिगर में सर कैसे निकालेंगे हम, ये वाला एंगल चाहिए सर हमको, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, सर कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा देखिए वहां पर कुछ ऐसा प्रोसीजर हो रहा है, ये यहाँ है आई, ये इधर है आपका आर, और आपको ये ऊपर वाला एंगल चाहिए। देखिए वहां पर क्लियर, तो आपने पढ़ा है क्लास 9th में, ठीक है ना, ये जो एंगल है आई, डेफिनेट सी बात है वो किसके बराबर होता है, इस एंगल के बराबर होता है। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है क्लास 9th का कांसेप्ट है, ये जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आई है आपका, तो ये भी क्या होगा, आई होगा। क्लियर, लेकिन सर हमें तो सिर्फ ऊपर का चाहिए, तो मैंने कहा बेटा ऊपर का निकालना है तो इस पूरे आई में से ये नीचे का आर क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर पूरे आई में से नीचे का आर माइनस हो जाएगा तो ये सिर्फ ऊपर का ही तो एंगल बचा, बचा ही नहीं बचा। हाँ, तो देखिए कैसे आप कहेंगे, आप कहेंगे इन अ ट्रायंगल DQR, इस ट्रायंगल में, क्लियर, आपको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ये डेल्टा निकालना है। तो एक्सटीरियर एंगल है, अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होगा, दो इंटीरियर एंगल के सम। तो आइए पहला वाला एंगल पढ़िए, इस एंगल को पढ़िए, क्या पढ़ेंगे, DQR, यानी कि एंगल DQR प्लस दूसरा एंगल कौन सा, DRQ, एंगल DRQ, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल के सम के बराबर होता है, याद रखिए। अब डेल्टा इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने बताया कि अगर मुझे ये ऊपर का एंगल निकालना है, ये DQR निकालना है, ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से फिनोमेना है यहाँ पर, ये आपका I है और ये यहाँ अंदर बना है R, तो मुझे सिर्फ ऊपर का चाहिए ये वाला। ठीक है, तो मुझे पता है ये I है तो उधर का पूरा भी I, तो सिर्फ ऊपर का निकालना है, तो I में से नीचे का क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि आप कह सकते हैं I माइनस R प्लस, सेम यही प्रोसीजर DRQ, उधर वाले के लिए भी तो यही प्रोसीजर होगी। बाहर अगर I डैश है, ये ऊपर का एंगल निकालना है, तो ये बाहर I डैश है तो अंदर भी पूरा I डैश होगा, तो I डैश में से अगर नीचे का R डैश माइनस कर देंगे तो ऊपर का तो मिलेगा। जो प्रोसीजर यहाँ पर मैंने सिखाया वही वहां भी लग रहा है। ठीक है, तो उधर जो ये DRQ है इसको हम कह सकते हैं I डैश माइनस R डैश। क्लियर, आई होप आप लोग इतनी बातें समझ पाए हो। यस, देखिए अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो यहाँ से आगे का प्रोसीजर देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर I वालों को एक साथ ले लीजिए, R वालों को एक साथ ले लीजिए। तो देखिए ये I प्लस में है, मैंने लिख लिया, ये I डैश भी प्लस में है, मैंने लिख दिया। यस, बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ पर ये R भी माइनस है और ये R डैश भी माइनस है, तो माइनस R एंड माइनस R डैश। फिर अब देखिए I प्लस I डैश, अब यहाँ पर दोनों में माइनस का साइन कॉमन ले लो। ये माइनस जब आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 12th में तो बेसिक सी बात है, आपको पता होगा। R प्लस क्या हो जाएगा, R डैश, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। क्लियर, एक ट्रायंगल सॉल्व किया हमने DQR, इस DQR से हमने ये डेल्टा का टेंपरेरी वैल्यू निकाल दिया है। ठीक है ना, एक इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, अब यहां से आगे क्या करेंगे सर, तो देखिए यहां से आगे अब आपको कैसे रिफ्लेक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं रिफ्लेक्टिंग फॉर्मूला निकाला, रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकाला, यानी कि sin ऑफ I sin ऑफ R, I और R निकालना, तो वो I और R के लिए हम ये सब कर रहे हैं। क्लियर, तो आइए अब आप यहां से आगे का प्रोसीजर क्या है, यहाँ एक क्वाड्रिलेटर आपको नजर आ रहा होगा, AQER, एक क्वाड्रिलेटर नजर आ रहा है बच्चों, ये एक क्वाड्रिलेटर आपको नजर आ रहा होगा यहाँ। ठीक है, अब लीजिए इस क्वाड्रिलेटर को, इन क्वाड्रिलेटर AQER, इस क्वाड्रिलेटर में सर, इस क्वाड्रिलेटर में हम क्या करने वाले हैं, यस देखिए इस क्वाड्रिलेटर में हम ये करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इस क्वाड्रिलेटर की जो ये वाली साइड और ये वाली साइड है वो नॉर्मल है, नॉर्मल, जिसको हम अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल। ये वाली साइड और ये वाली साइड है नॉर्मल। अब आपको पता है जो नॉर्मल है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बनाता है। यानी कि इस क्वाड्रिलेटर में जो ये दो एंगल यहाँ पर AQER
और उधर वाला ARE, ये दो एंगल जो होंगे वो कितने कितने होंगे, 90 90 के होंगे नहीं होंगे, यानी कि दोनों बराबर है। तो आइए एंगल AQE is equal to angle ARE and both is equal to 180 डिग्री, यानी कि दोनों का सम, तो इसको 90 देंगे आप, ये क्लियर, ये दोनों के दोनों 90 90 के हुए, यानी कि दोनों का सम कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। अब एक क्वाड्रिलेटरल का कितना एंगल होता है, चार, चार में से दो का सम कितना हो गया, 180। तो बताइए रिमेनिंग दो एंगल का सम कितना होगा, 180 तो होगा। ये अब जो ये एंगल बच गया और जो ये ऊपर का एंगल बच गया, इन दोनों का सम कितना निकलेगा, 180 निकलेगा या नहीं निकलेगा, यस, क्योंकि ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम होता है 360, 360 में से दो तो हमें पता है 90 90 के, तो ऑलरेडी 180 हो गए। तो रिमेनिंग जो दो एंगल बच गए वो 90 90 के तो नहीं है, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि भैया इन दोनों का आंसर कितना होगा, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री, यस। तो इसलिए हमने एक क्वाड्रिलेटर लिया। तो इस क्वाड्रिलेटर में देयरफॉर, इसलिए जो आपका एंगल ए है, ये सिर्फ आप ए लिख सकते हैं, ए प्लस दूसरा एंगल कौन है नीचे ई, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये तो 90 90 है, 180, तो ऊपर ए और जो नीचे ई है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर ए। देखिए बहुत सिंपल है, यस। आई होप आपको यहां पर तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां से आगे आपको क्या करना है, इतना अगर आपके समझ में आ गया है तो अब ये नीचे के ट्राइंगल पर नजर मारिए, QER, Q ये आप Q E और ये R, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, जिसमें तीन एंगल बने हैं, ये एक है R, एक है R डैश और एक है E, तीन एंगल है या नहीं। और ट्राइंगल के बारे में आप क्या जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि जो R प्लस R डैश प्लस E है, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला निकालना है तो आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ये ट्राइंगल लेना है, इक्वेशन बनानी है, उसके बाद क्वाड्रिलेटर की हेल्प से दूसरी इक्वेशन बनानी है। अब ये ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, यहां से तीसरी इक्वेशन मिलेगी। तो आइए इनर ट्राइंगल QER, ठीक है। बस ये मेथड अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल नंबर ले आएंगे यहां से। तो अब आप कहेंगे इनर ट्राइंगल QER, इस ट्राइंगल QER में, तो इस ट्राइंगल में क्या है सर, इस ट्राइंगल में ये है बच्चों कि जो तीन एंगल है वह R R डैश और E, इस ट्राइंगल के इन तीनों एंगल का सम भी कितना होगा 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पहले हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया जहां से हमने एंगल ऑफ डेविएशन की एक टेंपरेरी वैल्यू निकाली, फिर क्वाड्रिलेटर लिया जिसमें हमें इन दो एंगल के बारे में पता चला कि इन दोनों का सम कितना निकलेगा 180 डिग्री। फिर हमने ये नीचे वाला ट्राइंगल लिया QER, इस ट्राइंगल से हमें ये पता चला कि तीनों एंगल कितने के होंगे 180 डिग्री के, क्लियर। ये सब I और R निकालने के लिए किया जा रहा है, यस। तो अगर आप इतना कर चुके हैं तो अब आपको करना है इक्वेशन A और B को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आइए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन A एंड B, तो A और B को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए देखिए, तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आइए देखिए ये R प्लस R डैश प्लस E इज इक्वल टू 180, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन A है आपका A प्लस E इज इक्वल टू 180 डिग्री। सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो आपको पता है जो नीचे वाले होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होगा माइनस, जो माइनस में होगा प्लस, क्लास 10th का मैथमेटिक्स। तो देखिए माइनस ई से प्लस ई क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 180 से प्लस 180 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा R प्लस R डैश माइनस A इज इक्वल टू क्या बचा उधर 0, ये A बच जाएगा, तो ये कैंसिल थोड़ा ही हो रहा है किसी के साथ, तो ये बचा। अब ये माइनस A को भेजिए उधर, तो ये माइनस से उधर जा क्या हो जाएगा प्लस A, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बच जाएगा R प्लस R डैश, ये यानी कि जहां पर आपने R प्लस R डैश का यूज किया है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं A, ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, क्लियर। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, यहां पर लिखा है कि R प्लस R डैश, R प्लस R डैश, तो R प्लस R डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं आप A लिख सकते हैं, क्लियर। तो अब आप कहेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन में डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश एंड माइनस आर प्लस आर डैश की जगह हम कितना लिख देंगे, ए। क्लियर? या आप कह सकते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ आर प्लस आर डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आर प्लस आर डैश की जगह क्या जाएगा आपका, ए। तो ये बन जाएगी आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, और ये आपका फाइनल इक्वेशन तीसरा। क्लियर? अब सर यहां से आगे क्या करेंगे, अब यहां से आगे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थोड़ी देर पहले, मिनिमम डेविएशन बताई थी, मिनिमम डेविएशन। तो मैंने कहा था जब मिनिमम डेविएशन होता है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर, फॉर मिनिमम डेविएशन। तो जब मिनिमम डेविएशन होता है तो मैंने आपको बताया कि जो आई है ये वो किसके बराबर रहता है, आई डैश। ये जो आर है वो किसके बराबर रहता है, आर डैश के। तो इस तरीके से जो मिनिमम डेविएशन होगा उसकी जगह पर डेल्टा की जगह क्या लिखते हैं, डेल्टा एम। ये डेल्टा एम का मतलब, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेविएशन, और डेल्टा एम का मतलब मिनिमम डेविएशन। क्लियर? तो जब आप मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अप्लाई करेंगे तो डेल्टा की जगह क्या जाएगा, डेल्टा एम, इट मींस मिनिमम डेविएशन। ठीक है? तो आइए अब ये तीन वैल्यूज मिल गई आपको, अब आपको आई और आर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए कैसे, आइए सबसे पहले इक्वेशन सेकंड का यूज कीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है? तो सेकंड इक्वेशन है a इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, लिखा है आर डैश, लेकिन आपको पता है आर डैश मिनिमम डेविएशन में किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो जो आर डैश है इसकी जगह पर आप क्या अप्लाई करेंगे, आर, या जाएगा आर। तो अब देखिए कितना सिंपल, आर प्लस आर कितना होता है, 2r। अब आर का वैल्यू निकालना तो 2 कहां चले जाएगा, अपॉन में, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a अपॉन 2। तो ये निकल गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही तो ढूंढ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर मिल तो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ जब लगाएंगे तो जहां आर होता है वहां कितना लिखेंगे, a/2। क्या लिखेंगे वहां पर, a/2। तो देखिए बताइए कितना कठिन है, सिंपल सा प्रोसीजर है। अब यहां से आगे देखिए किस तरीके से लेके जाएंगे इसको। अब यहां से आगे आप लोग r निकाल दिया, अब i निकालना बाकी है। सर i कैसे निकालेंगे, आओ इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड की हेल्प से निकलेगा। ठीक है? अब कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है आपका डेल्टा, तो आपको मिनिमम डेविएशन पढ़ रहे हैं तो डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा f इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश एज इट इज। ठीक है ना, आई डैश की जगह पर देखिए अभी बताया आपको कि जो आई डैश है मिनिमम डेविएशन के लिए वो किसके बराबर होता है, आई। ये आई डैश आई के बराबर होता है, तो जहां पर आपका आई डैश लिखा था वहां भी क्या लिख सकते हैं आप, आई और माइनस ए लिख दिया। अब देखिए डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई कितना होता है, 2i माइनस ए। क्लियर? अब यहां दिख गया होगा आपको कि किसका वैल्यू निकाल सकता है, यहां से i का एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो i निकालना है तो i के साथ इन सबका साइड चेंज करना होगा, तो माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस a। तो डेल्टा m माइनस से इधर आया तो हो गया प्लस a, पर इज इक्वल टू में यहां पर क्या बचा, 2i। ये अब i निकालना है तो 2 कहां चले जाएगा, अपॉन में, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा m प्लस a डिवाइड बाय 2। ये निकल गया एंगल ऑफ इंसिडेंस i इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a अपॉन 2। आसान सा, सिंपल है ना। बस अब क्या करेंगे, स्नेल लॉ का यूज करेंगे। स्नेल लॉ क्या होता है, बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि n, इसी को तो कहता है कांस्टेंट n, या n2 अपॉन n1। तो आइए साइन i, साइन i का वैल्यू आपने अभी निकाला, ये क्या है, डेल्टा n प्लस a डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ r, तो साइन ऑफ r,
और r का वैल्यू आया है a/2 और इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही तो है आपका, यही तो है रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला फॉर अ थिन प्रिज्म। अब बताइए कितना कठिन टॉपिक है। ये है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला, प्रिज्म के रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में बकायदा लिखा रहता है कि आपको प्रूव करना है ये sin डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन sin a/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बोर्ड एग्जाम में लिखा रहता है। क्लियर? 2020 का पेपर चेक करिए बोर्ड एग्जाम का, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा फॉर्मूला। ठीक है ना? तो ये है प्रिज्म से रिफ्लेक्शन। अब बताइए क्या टफ है इसमें। क्या किया, सबसे पहले ये ट्रायंगल लिया, यहां से डेल्टा का टेम्परेरी वैल्यू निकाला, फिर ये क्वाड्रिलेटरल लिया जिससे हमें पता चला कि a और e को ऐड करके 180 आएगा। फिर ये नीचे का ट्रायंगल लिया, पता चला कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। a और b को सब्ट्रैक्ट किया, a का वैल्यू मिल गया कि a इज इक्वल टू r प्लस r डैश। ये r प्लस r डैश है, इसकी वैल्यू a को अप्लाई किया इक्वेशन फर्स्ट पर, r प्लस r डैश की जगह a सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर? अब यहां से आगे लगाए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होता है कि i डैश के बराबर, r डैश के बराबर और डेल्टा m के बराबर। तो सब्स्टिट्यूट किया हमने वो वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 ली सबसे पहले, r डैश की जगह हमने r का यूज किया, 2r हुआ ये, यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकला r। उसके बाद इक्वेशन थर्ड का यूज किया, i डैश की जगह पर हम लोगों ने i लिया, दोनों को ऐड किया और यहां से i का वैल्यू निकाला। उसके बाद जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गए, उसके बाद स्नेल लॉ का यूज किया और मिल गया आपको रिफ्रैक्टिंग फार्मूला फॉर प्रिज्म। तो बताइए कितना आसान है या नहीं है? और 5 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको तैयारी रखनी है, स्टेप बाय स्टेप करिए, कहीं कोई शॉर्ट नहीं मारना। मैं किसी भी डेरिवेशन को कराने में कभी कोई शॉर्टकट नहीं लेता हूं, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको रटना ना पड़े। आप खुद जब सॉल्व कर रहे रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप खुद ही इसके आंसर निकलेंगे। ठीक है ना? तो हमेशा किसी भी डेरिवेशन को स्टेप को फॉलो करते हुए करिए, आप कभी फंसोगे नहीं। और अगर बीच में स्टेप छोड़ दोगे तो फिर आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर ये करना है, वहां पर वो करना है। ये कंडीशन नहीं बननी चाहिए फिजिक्स में। आगे बात समझ में? यस। तो आई होप आप लोग को मेरी जो ये वीडियो है, जो ये डेरिवेशन है, जो ये टॉपिक है, समझ में आया होगा, वो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देखिए वीडियोस तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उन सबसे मेरा जो है कि एक ही तो अनुरोध है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके बोर्ड एग्जाम से रेलेवेंट जो टॉपिक है उनको आपको सॉल्व करके दूं यहाँ पर। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप जो है कि मेरी वीडियोस को देखें सर ने आज क्या डाला है। आपके लिए हमेशा जो है कि क्लास 12, 11, 10 की वीडियोस प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है ना? हाँ, अगर आप कोई स्पेसिफिक कंटेंट पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वैसे मैं तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, लेकिन कुछ अगर इंपॉर्टेंट आप खुद सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आपको वो टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना? यस। तो आप सभी के साथ अलविदा लेते हैं, आपको मिलेंगे अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ, अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।